हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल फिलोसफी एंड उसके साथ पॉलिटिकल साइंस की क्या सिग्निफिकेंस है। इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल थ्योरी की कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस को जानेंगे। तो चलो बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के बारे में कि आज की दुनिया में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है पॉलिटिकल थ्योरी की। देखो, आज की दुनिया में बड़े सारे चैलेंजेस हैं, बड़ी सारी समस्याएं हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी की अगर अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी एक देश के ऊपर बैठे हुए लीडर्स को, सत्ता चलाने वाले लोगों को, और अल्टीमेटली उस देश के अंदर जो नॉर्मल सिविलियंस या सिटीजन्स हैं उनको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी पॉलिटिकल थ्योरी की, जो कि आगे चलकर उनमें से कोई ना कोई देश को चलाने वाला बनेगा, तो इससे दुनिया में आज के ज़माने में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करा जा सकता है। पहले उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा, फिर उनको समझा जाएगा और उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे कि हम इन समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी की रेलेवेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है। अब जैसे दुनिया के अंदर आजकल बहुत सारी जो समस्याओं के बारे में राइटर यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ प्रोमिनेंट समस्याएं हैं पॉवर्टी। अब आप कहोगे कि पॉवर्टी की समस्या सर पॉलिटिकल थ्योरी से कैसे दूर हो सकती है। देखो, जो नेशंस पुअर हैं, या फिर हम ऐसा कहें जो एलडीसीज होती हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस, जहां पर जनता की तादाद कुछ इस प्रकार से है, काफ़ी अच्छी खासी संख्या में, जो गरीबी से जूझ रही है, तो उस देश के अंदर हो सकता है कि रिच और पुअर का डिवीजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। अब उन देशों में ये भी तो देखा जाएगा कि हर एक आदमी पुअर तो नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर दो क्लासेस इमर्ज हुई हैं। एक जिनके पास बहुत कुछ है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, और वहीं पर कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या उस देश की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादातर इन सारी चीज़ों से वंचित है, वो गरीबी से जूझ रही है। तो वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स को या देश को चलाने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं या गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जो उस देश का, तो वहाँ पर एक मैच्योर डिसीजन लिया जा सकता है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, विद रिस्पेक्ट टू रनिंग द कंट्री, विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। हमारी पॉलिसीज इस प्रकार से वर्क करनी चाहिए कि हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें इस रिच और पुअर के गैप को डिवाइड करने के लिए। अगर उस कंट्री के अंदर, लाइक अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है साउथ सुडान, या फिर कॉन्गो, जो कि एक प्रकार से वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्री मानी जाती है, वहाँ पर हो सकता है कि पूरा का पूरा जो गवर्नेंस आर्किटेक्चर हो या सत्ता में बैठे हुए जो लोग हों, उनको अच्छे से अपना देश चलाना ना आ रहा हो, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पॉवर्टी एज अ चैलेंज को ओवरकम ना कर पा रहे हो, तो पॉलिटिकल थ्योरी का मॉडल उनको ये समझाएगा, उनको ये जागरूक करेगा, उनको एक इंस्पिरेशन देगा दैट यू कैन अप्रोच यूनाइटेड नेशंस, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यू कैन डेवलप ट्रेडिंग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, नेबरहुड कंट्रीज। आप फंडिंग मांग सकते हो, आप थोड़ा सा मेच्योर वे में बिहेव अगर करो और अपने राजदूतों को दूसरे देशों के अंदर भेजो और उनके राजदूतों को अपने देश के अंदर आने दो, तो ऐसे दूसरे देशों से, राज्यों से संबंध बनाकर जब आपके ट्रेडिंग रिलेशंस बूस्ट होंगे, जिसके कारण आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उस प्रक्रिया के चलते धीरे धीरे करके पॉवर्टी की समस्या जो है वो कम हो सकती है। तो ये एक अप्रोच है कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे आज के ज़माने में, मैंने सारे एग्जांपल आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आज के ज़माने से दिए हैं,
कि कंटेम्प्रेरी टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज पॉवर्टी को एज अ चैलेंज कैसे ओवरकम करने में मदद कर सकती है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें एक और समस्या के बारे में, दैट इज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि कुछ कंट्रीज के अंदर या इकोनॉमी का प्रिंसिपल हमें ये समझाता है कि दुनिया की विभिन्न कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन शुड बी लिमिटेड इन नेचर, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी नेशन ऐसा नहीं है। इकोनॉमी का कोर कॉन्सेप्ट यही हमें बताता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब अगर इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं तो इंसान की पॉपुलेशन किसी भी देश के अंदर या ओवरऑल दुनिया के अंदर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अब पॉलिटिकल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर जो है उसके बारे में जागरूक करवाएगी सत्ता चलाने वाले लोगों को, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स को। तो यहाँ पर ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना होता है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बहुत बार आपको कुछ एथिकल और मॉरल कंसिडरेशंस के ऊपर भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी ऐसे स्टेप की बात नहीं करते हैं जिससे लोगों का वेलफेयर, सोसाइटी के अंदर पीस जो है वो डिस्ट्रॉय हो। कहने का मतलब ये है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आप कभी भी पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में आप ऐसा सुझाव नहीं दे सकते हो कि आर्मी के टैंक उठाओ, एयरप्लेन्स उठाओ, आर्मी डिप्लॉय करो और जनता को मार डालो, लिमिटेड जनता रखो। ये एक अनएथिकल और इमोरल एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर अगर आपके मन में ये आता है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें देशवासियों को जागरूक करना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी देश के हों। आप यहाँ पर एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हो, जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन पॉलिसी का एक फेमस नारा क्या है, हम दो हमारे दो, कि जनता को इस चीज़ के लिए जागरूक करा जाए डैट 2 बच्चे इनफ हैं, मम्मी पापा यानी कि हम दो, और उनके 2 हमारे 2 यानी कि 2 बेटे 2 बेटियां, 1 लड़का 1 लड़की, 2 बच्चे इनफ हैं। अगर इस मॉडल को हर एक परिवार भारत के अंदर अपना ले तो पॉपुलेशन के बढ़ते राइजिंग ट्रेंड को काफ़ी हद तक कर्व करा जा सकता है। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में कभी भी एथिकल और मॉरल अनएथिकल और इमोरल इम्प्लीकेशंस की या अनएथिकल इमोरल प्रैक्टिसेस की कभी भी बात नहीं करी जाती है। आप भारत के संदर्भ के अंदर ही देख लो, जब इंदिरा गांधी जी का रूल चल रहा था, जिस टाइम पर वो प्रधानमंत्री थी, तो उनके बेटे संजय गांधी ने मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च करा था, है ना, फोर्सेबल मास स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम, यानी कि नसबंदी, जबरदस्ती करवाना। और उसकी वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा हेट्रेड सहनी पड़ी थी। अब उनका कहना ये था, उनका तर्क ये था संजय गांधी का, कि दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे एंड बेस्ट वे टू कर्व द राइजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन। उसको कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन फोर्सेबल तरीके से ये काम करना आपके सामने एक बैकलैश लेकर आ सकता है, आपकी निंदा कर सकता है, आपकी आलोचना कर सकता है, नॉट ओनली ऑन द स्टेट लेवल यानी कि प्रोविंशियल लेवल, कंट्री के लेवल पे, बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। और ये वाली बात इंटरनेशनली भारत के संदर्भ में दुनिया के दूसरे देशों के अंदर फैली थी और भारत को काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा था। तो हमेशा पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग हमेशा एथिकल और मॉरल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए ही सुझाव देते हैं। उसके बाद करप्शन जैसी समस्या, पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज हमें यह बता सकती है कि प्रॉपर तरीके से एक कौन सा गवर्नेंस आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन का तौर तरीका कौन सा अपनाया जा सकता है जिससे करप्शन को दूर करा जा सके। क्योंकि आप यहाँ पर एक रेफरेंस बेसिकली ये यूज़ कर सकते हो जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का। यूटिलिटेरियन या यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है डैट हमेशा कंट्री के अंदर देयर शुड बी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जिसको हम बार बार वेलफेयर अप्रोच या वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं ना। तो एक्चुअली में ये जो थॉमस हॉब्स और डेस्कार्टेस जो थिंकर थे,
ये आपको बताएंगे कि वो वेलफेयर स्टेट का आइडिया आएगा कैसे, और वो एक प्रिंसिपल को निजात करते हैं अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, जिसको आगे चलकर हम सीखेंगे। उसका नाम दिया गया था इन दोनों के द्वारा, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म या थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। ये थ्योरी ये कहती है, या ये प्रिंसिपल यूटिलिटेरियनिज्म का हमें ये बताता है दैट सरकार को या देश में सत्ता चलाने वाले लोगों को हमेशा ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि देयर शुड बी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, कि कोई उस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस से वंचित ना रह जाए। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अगर मान लो कि आपके देश में 100 लोग हैं, तो आप ऐसा क्लेम नहीं दे सकते हो कि मेरे किसी भी एक स्टेप की वजह से, पॉलिसी की वजह से, या हमने प्रशासन को ऐसा चलाया कि 99 लोगों का तो भला हो गया, लेकिन एक अगर उस भले से, उस हैप्पीनेस से अगर वंचित रह भी गया तो क्या हो गया, हमने 99 का तो एक उद्धार करा ही है ना, उसकी उनकी तो वेलफेयर, उनकी तो एक तरीके से हैप्पीनेस और वेलफेयर को तो प्रमोट करा ही है ना। ये तर्क पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में गलत माना जाता है, बिकॉज आपको किसी को भी वंचित नहीं रखना है। तो करप्शन एक ऐसी चीज है जिससे एक आम आदमी की जिंदगी काफी हद तक प्रभावित होती है, और उसका विश्वास उठ जाता है देश की गवर्नेंस जो आर्किटेक्चर है उससे, एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, इवन संविधान और संवैधानिक प्रिंसिपल से। तो पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज हमें यह बता सकती है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, व्हाट अप्रोच दे शुड अडॉप्ट इन देयर होम कंट्री टू कर्ब एंड कंट्रोल करप्शन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ताकि यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस के साथ नजर आए, जिससे एक वेलफेयर स्टेट, वो उनका नेशन स्टेट इमर्ज होकर आए, जहां पर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस विल बी प्रमोटेड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। उसके अलावा अन्याय जो देश में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है, यानी कि इनजस्टिस, तो इनजस्टिस को भी कर्व ऐसी करा जा सकता है कि जस्टिस देना किसके हाथ में होता है किसी भी देश के अंदर, जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी को अपना रोल, जैसे हम भारत के संदर्भ के अंदर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो जुडिशरी शुड वर्क इंडिपेंडेंटली, उसके बाद इट शुड वर्क विदाउट फियर एंड फेवर, और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज, ये मैं आपको दुनिया के संदर्भ में बता रहा हूं, सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं, कि जुडिशरी का रवैया काम करने का कैसा होना चाहिए। ये देखो दोस्तों, हमारा वैसे PSIR ऑप्शनल है, लेकिन जब हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे ना अभी आगे चलकर, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस ओवरलैप होता हुआ दिखेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल होता है ना, पब एड जो सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर जो सॉल्यूशंस, जो पब एड, जिसको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स के संदर्भ में जब आप पढ़ते हो, उसको आपको पढ़ना नहीं है वो अलग से, लेकिन उनके द्वारा सजेस्ट करी गई जो थ्योरीज हैं, उसको हम गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल को किसी भी देश में अच्छा बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर चाहे वो इंडिया हो, इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज करा जाता है। वेस्टर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर्स थे, उनके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स को हमने अपने देश में अपना भी रखा है, और ये वाली चीज़ें आप PSIR में भी सीख जाओगे, क्योंकि वो सेम सिलेबस का पार्ट है। वो सेम इंस्पिरेशन, सेम सॉल्यूशन और सेम उनके प्रिंसिपल्स, जिन भी पबेट के थिंकर्स ने वो बात कही है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो एक तो इंडिपेंडेंट तरीके से जुडिशरी को काम करना चाहिए विदाउट फियर एंड फेवर, एंड देयर शुड बी अ प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जब जुडिशरी फंक्शनिंग बेस्ट पॉसिबल मैनर में कर सके एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, एज अ पिलर ऑफ सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम लाइक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब जुडिशरी तो वैसे हर एक कंट्री के अंदर ही है, चाहे भले ही वो कंट्री डेमोक्रेटिक नेचर की है, नॉन डेमोक्रेटिक नेचर की है, इसलिए मैं आपको कह रहा था एज अ पिलर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो इनजस्टिस जो है वो इस तरीके से कर्व करा जा सकता है, जब पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स को कहीं से भी आपने, किसी के भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के या जर्नली कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी को अगर आपने अडॉप्ट कर रखा है, और अगर आपके देश में जुडिशरी एक करप्ट ऑर्गन बन चुका है, तो देश के लोगों का विश्वास कैसे भी संविधान और संवैधानिक प्रिंसिपल्स पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनको ये पता रहेगा हमें न्याय तो मिलना ही नहीं वाला। तो इनजस्टिस के साथ करप्शन की समस्या ये भी कभी खत्म नहीं हो सकती है। इसके बीच में भी आगे चलकर मैं आपको लिंक समझाऊंगा,
और इसके साथ देश कभी भी एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकता है। और उसके अलावा दुनिया के अंदर एक पर्टिकुलर देश के संदर्भ के अंदर अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अ कंट्री भी चलते हैं और नेशन स्टेट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज कंटेम्प्रेरी टाइम में हमें यह बता सकती है कि वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। एक एग्जांपल देकर मैं इस चीज को आपको जस्टिफाई करता हूं, जिसको आप एक वर्ड यूज करके इस चीज को लिख सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पॉलिटिकल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग एज की नॉलेज कैसे आज की दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के क्राइसिस चल रहे हैं, जो सिविल वॉर्स चल रही हैं, जो कम्युनिटी क्लैशेस चल रहे हैं, कम्युनल क्लैशेस चल रहे हैं, उनको कैसे कर्ब करने में, कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। तो आप यहाँ पर एक भारत के संदर्भ में एक चीज लिख सकते हो एज अ इंट्रोडक्शन या एज अ सॉल्यूशन कि हम अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं स्पेशली पड़ोसी मुल्कों के साथ, तो हम अपनी एंशिएंट पास्ट से पॉलिटिकल फिलॉसफी को या पॉलिटिकल थ्योरी को बोरो कर सकते हैं। और यहां पर आप एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हो, दैट इज कौटिल्य की मंडल थ्योरी। अब जैसे कौटिल्य उस टाइम पर, उस जमाने में अलग शब्द चलते थे, ये मैं आपको सारे समझाऊंगा। तो वो कहते थे कि आपके जो इंटरनल इश्यूज होते हैं सारे के सारे, वो है विजिक्षु। फिर इसके बाद इंटरनल इश्यूज मतलब यहां पर आपके देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। आप जो विजिक्षु का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ये बताएगा कि हो सकता है कि आपकी कंट्री के अंदर सिविल वॉर चल रहे हो या कम्युनलिज्म की भावना जो है वो उत्पन्न हो रही हो। ठीक है, उसके बाद आपके रिश्ते बहुत ज्यादा डिटरमाइन करते हैं, आपकी नेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो काफी हद तक डिपेंडेंट है अरी के ऊपर, योर इमीडिएट नेबरहुड, फिर मित्र के ऊपर योर नियर नेबरहुड, फिर अरी मित्र के ऊपर योर इमीडिएट नेबरहुड। और ऐसे करते करते आपके दूर दराज के जो देश हैं उनके साथ भी आपको अच्छे रिश्ते मेंटेन करने चाहिए, विच आर पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। और यहीं पर आपको जस्टिफाई करने का मौका मिलेगा अपने आंसर्स के अंदर कि प्रधानमंत्री मोदी जी पागल नहीं है कि वो देश के टैक्स पेयर्स, देशवासियों के टैक्स पेयर्स के मनी को इस्तेमाल करके एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्वीडन में, ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में और दूर दराज के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, जिसके बारे में अभी तक हम सोचते भी नहीं थे। और उनके साथ रिश्ते बनाकर हमें लगता था कि हो गया जाएगा, ये तो सिर्फ एक प्लेन से घूमने आने की बात है और वहां पर हम 2-4 दिन टहलाएंगे, उस देश के नज़ारे दिखाएंगे और खा पी आएंगे। लेकिन उन स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को बरकरार रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स ने फॉरेन पॉलिसी को अभी रीडिफाइन करते हुए हमें एक संकेत दिया है। लेकिन पास्ट में कौटिल्य तो इसके बारे में काफी टाइम पहले बात कर चुके थे इन हिज मंडल थ्योरी। तो भारत का जो जियोपॉलिटिकल मंडल है कि अगर आपके देश में इंटरनल इश्यूज हैं और इमीडिएट नेबरहुड के साथ भी अगर आपके क्राइसिस हैं, मान लो कि यहां पर एक एग्जांपल देकर हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को कि हमारे देश में नेक्सलाइट्स की प्रॉब्लम चल रही है, रियलिटी है, इसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता है। और इमीडिएट नेबरहुड के साथ भी हमारी प्रॉब्लम चल रही है, इस साइड पाकिस्तान और मान लो इस साइड चाइना। तो आईआर की थ्योरी आपको हमेशा ये बताती है, जिसकी अगेन इंस्पिरेशन हमारे कौटिल्य के मंडल थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको हमेशा ये सिखाया जाता है, इसके अंदर हम एक बात करेंगे कि एनिमी इज आवर फ्रेंड। दुश्मन का दुश्मन हमेशा हमारा दोस्त होना चाहिए। ये चाणक्य का एक बेस्ट सजेशन था। अगर आपको किसी भी एनिमी स्टेट को परास्त करना है, हराना है, इफ इट इज वेरी पावरफुल इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कैसे भी करके कि आप सांड दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके उसको हरा नहीं पा रहे हो, तो उसके
अगर वो आपका दुश्मन है तो उसके और जो दुश्मन है उसको आइडेंटिफाई करके उनको अपना दोस्त समझ लो। और यहीं से फिर शुरुआत होती है किसकी? कोलिजन पार्टनर्स की, जिसको हम आईआर की भाषा में आज के संदर्भ में कहते हैं हमारे एलाइज। ऐसे बनते हैं अलायंसेस। इन सारी चीजों का अस्तित्व आप कौटिल्य की मंडल थ्योरी के संदर्भ में पुट कर सकते हो अपने आंसर में। हम इसकी जब मंडल थ्योरी को, कौटिल्य की मंडल थ्योरी को जब हम एक्सपेंड करेंगे ना, आपको पेपर 2 और पेपर 1 के ये जो चारों सेक्शंस हैं, यहां पर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत सारे आंसर में आपको इसका स्कोप मिल जाएगा कि जहां पर आपके पास कंटेंट की कमी होगी ना, तो आप इसके बेसिस पर अपना आंसर खींच दोगे और आपके पास ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर जो पॉइंट्स है ना, वो आपके पास आने लगेंगे। धीरे धीरे करके वो आप चीज़ सीख जाओगे, क्योंकि आपको देखो चीज़ें अभी पता है बहुत सारी, है ना। आप जीएस के स्टूडेंट रहे हो, आपने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस करी हैं, आपने इतना कुछ यूट्यूब से पढ़ रखा है, तो यू नो चाहे भले ही थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, जिसको हम कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, वो वाला काम करना होता है आपको यहाँ पर। तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से, ये मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया। भारत के संदर्भ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज जिसको हम पुट कर सकते हैं या रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कौटिल्य की मंडल थ्योरी से, तो वो हमें ये बता सकती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए कौटिल्य की मंडल थ्योरी की रेलेवेंस आज हमें भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर दिखाई देती है। और वो कॉन्फ्लिक्ट अगर चलते चले गए और युद्ध के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आपसी तनबंध, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, तू मैं आपस में पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में अलग अलग देशों के, लेकिन अगर वो वॉर में कन्वर्ट हो गए तो उसके दुष्परिणाम काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने मान लो कि इमीडिएट नेबरहुड के साथ वॉर के अंदर एंगेज हो और फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इन्होंने इसके साथ अलायंस बनाई, इन्होंने इसके साथ समझौता करा, इन्होंने इसके साथ समझौता करा। अब सरकार को सिर्फ पाकिस्तान को नहीं संभालना है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, इंटरनल क्राइसिस जो है उसके ऊपर नजर रखनी है। दो पड़ोसी दुश्मन अब आपके दोस्त हो गए हैं, और हो सकता है कोई इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो दूर दराज के इलाकों में, जैसे पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करता है इजराइल, और यहां पर चाइना का जो दोस्त है वो है नॉर्थ कोरिया। अगर ये उसके साथ मिल गए तो अब ये 5 एक्सिस अलायंस बन जाएगी, और इसको फिर टैकल करना किसी देश के लिए, मान लो हम यहां पर हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं, हमें अपने आंसर के अंदर तो हमेशा अच्छी बात ही लिखनी होती है कि हमारे पास हाँ इतना बैकअप मटेरियल प्लान और ये सब पड़ा रहता है कि हम हारेंगे नहीं किसी से भी, लेकिन उसके दुष्परिणाम को समझते हुए हम एक चीज को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसे युद्धों में पड़ना जहां पर इतनी सारी अलायंस सिस्टम या अलायंस पार्टनर्स हमारे अगेंस्ट हो जाए और उस टाइम पर हमारा कोई साथ देने वाला ना मिल रहा हो, तो निश्चित तौर पर एक परिणाम आना देश के दरवाजे पर वो लाजमी है, और वो है इकोनॉमी के अंदर आपको जो क्राइसिस देखने को मिलेगा उसकी भरमार सालों साल नहीं हो सकेगी, वो इकोनॉमिक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को पकड़ लेगी। तो आपने यहां पर क्या करा, कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए आपने पॉलिटिकल थ्योरी का इस्तेमाल करा, उसके रिपरकशंस को आपने कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के साथ, जैसे इकोनॉमी क्राइसिस, एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया मैंने इंपैक्ट का या आउटकम्स का, कि इकोनॉमी का क्राइसिस इससे बढ़ जाएगा। अब जैसे इसको जस्टिफाई करें ज़रा 2 मिनट के लिए कि ये चीज़ हुई भी है कि नहीं हुई है। सरकार ने अभी, बीजेपी की सरकार ने अभी दिल्ली में आने से पहले ये दिल्ली के लोगों को प्रॉमिस करा था कि हम यहाँ की औरतों को हर महीने को 2,000 रुपये या 2,500 रुपये के आसपास देंगे। मध्य प्रदेश में जो लाडली योजना चलती है और उसके साथ ही एक और योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई थी, अगेन इट इज़ अ बीजेपी रूल्ड स्टेट, तो वहाँ पर औरतों को अभी तक हर महीने पैसा आता था कुछ, ठीक है, लगभग 1-1.5 साल से आ रहा था। पाकिस्तान के साथ इस इशू पे पड़ने के बाद, जो कि एक फुल फ्लेजेड वॉर था भी नहीं, लेकिन फिर भी एक जो वेलफेयर पॉलिसी थी सरकार की, वेमेन को एम्पावर करने की एक अप्रोच थी, दिल्ली में वो प्रॉमिस ठंडे बस्ते के अंदर चला गया, मध्य प्रदेश के अंदर वो हॉल्ट कर गया। अब इससे लोगों का कुछ लेना देना है क्या? लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे कि इस क्राइसिस के अंदर? यस, वी आर विद आवर गवर्नमेंट, हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमेशा खड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा अपने देश को चाहते हैं कि वो एक प्राउड
स्टैंडिंग लेकर उसका एक इंटरनेशनल स्टैचर बने, है ना, उसका एक इंटरनेशनल वर्चस्व बने, नॉट इन टर्म्स ऑफ दादागिरी, बट हमारे पे अगर कोई आंख उठाएगा तो हम उसको करारा जवाब देंगे। लेकिन उसी के साथ यहां पर वेलफेयर उसकी वजह से कम हुआ इस क्राइसिस की वजह से, जो कि एक फुल फ्लेजेड वॉर था भी नहीं। कि कई लोगों की जो मंथली पेमेंट आती थी मध्य प्रदेश के औरतों की, या दिल्ली में अभी जो प्रॉमिस करा गया था, तो पीपल मेक सर्टेन प्लान्स। लोगों ने ईएमआई पे कोई साइकिल ली होगी, कोई छोटा काम धंधा अपने स्टार्ट करा होगा, और उनको बैक एंड में ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता होगा, ये सेटिस्फैक्शन मिलती होगी कि हर महीने 1 तारीख को मेरे पास 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000, 2500 रुपए तो मेरे खाते में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सडन इसको विड्रॉ कर लेना, और वो भी सरकार की साइड से, तो ये लोगों को एक फ्रस्ट्रेशन के मोड पे ले जाती है। एंड देन पीपल स्टार्ट डिसबिलीविंग इन द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। इसको आप पेपर 1 सेक्शन बी में समझोगे जब हम आईजीपीटी की बात करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल थॉट। ऐसे कनेक्ट करना होता है आपको चीजों को, कि कंटेम्प्रेरी रियलिटी की बहुत एडवांस चीजें, मैं कह रहा हूं जो घटना कल हुई है, आप आजकल न्यूज में सुन रहे हो, उसको आप पास्ट के साथ रिलेट कर सकते हो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का आइडिया ले लो, वहां पर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का आइडिया ले लो, और एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल दे दो, एक हिंदुस्तान वाला, एक दुनिया के किसी भी एक कोने का, आपका काम डन। बस हर क्वेश्चन में यही करना होता है बीएसआईआर में। तो इंपॉर्टेंट जो वर्क है पॉलिटिकल थ्योरी के, जो कि अलग अलग प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने पोस्टुलेट करे हैं, दिए हैं, वो हमें बताते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी की कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हमें हेल्प कर सकती है इन सारे मुद्दों को डीपली स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मतलब वही स्टडी और एनालाइज करने के लिए, और हम फिर इन प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक ऑल्टरनेटिव मीन्स देती है, और हमें देती है, कहने का मतलब क्या, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो देश की सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो देश को चला रहे हैं, जो गवर्नेंस के आर्किटेक्चर को संभाले हुए हैं, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, अल्टीमेटली जो जिनकी अकाउंटेबिलिटी है सिटीजन्स के सामने, मासेस के सामने, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव मीन मिल सकता है। ऑल्टरनेटिव मीन कैसे, कि अभी तक अगर जो कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, तो वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द बेस्ट एडवांसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जिसने अगर वो मॉडल अडॉप्ट कर रखा है, तो हम भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर नेहरू जी की आइडियोलॉजी के बारे में बता रहा था, उनकी विचारधारा क्या थी भारत के अंदर इकोनॉमी के मॉडल को लेकर, और उसी के साथ सेम उनके मंत्रिमंडल के लोगों की विचारधारा क्या थी, द डिबेट ऑफ सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, कि हमारी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था कैसे डिटरमाइन होगी। फिर हमने दोनों की पॉइंट्स को अमेलगमेट करके, मिक्स, उनको कंबाइंड, ब्लेंड करके एक मॉडल दिया, जो कि एक यूनिक मॉडल था, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। और रशिया जो कि कंप्लीट तरीके से सोशलिज्म के प्रिंसिपल वर्क करता था, हमने इतनी सारी चीजें, 5 ईयर प्लान हमने रशिया से बोरो करा, एडरलीज के लिए पेंशन स्कीम होनी चाहिए, इस चीज को हमने रशिया से, अर्सवाइल यूएसएसआर से बोरो करा था, है ना। हमने प्लानिंग कमीशन जैसी बॉडी की इंस्पिरेशन भी यूएसएसआर से ली थी। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल रशिया को इतना ज्यादा प्रभावित कर गया कि रशिया ने भारत को देखते हुए अपने सोशलिस्ट एजेंडा को छोड़ते हुए, इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रोल ऑफ द इकोनॉमी, रशिया की भी इकोनॉमी आज के समय में मिक्स्ड इकोनॉमी है। जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, उसके बाद जब बोरिस येल्टसिन रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, तो वो भी जब बहुत सारे हथकंडे अपना रहे थे कि हम आगे चलकर कैसे लेकर जाएंगे। अब तो 15 देशों का जो हमारा समूह था, जिसका नाम था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब तो वो सिर्फ एक रशिया ही रह गया है। पहले उन्होंने अपना दिमाग लगाकर शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस करी। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का रोल वहां पर भी आया था, क्योंकि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करी थी शॉक थेरेपी के लिए। लेकिन उसका परिणाम आप जानते हो, जिसको हम क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं, कि इंडस्ट्रीज की इतनी खराब हालत थी कि उनके लिए टिकट बेची गई थी उनको सेल आउट करने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं ना उसके अंदर एक लाइन के, जीन्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट और जूतों के रेट पर इंडस्ट्रीज की बिकवाली हुई थी। इतना भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, और जो रशिया की जो नेशनल करेंसी है रूबल, उसकी वैल्यू कम हो गई थी। रशियन पार्लियामेंट के अंदर तितर बितर माहौल पूरा छा गया था कि सत्ता किसी भी वक्त बिखर सकती है। और रशियन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं हम लोग, डूमा।
जैसे हमारे पार्लियामेंट क्या है, संसद भवन, उधर के पार्लियामेंट का नाम है डूमा। तो ये सारे अगर क्राइसिस जब भी होते हैं तो एक पॉलिटिकल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प कर सकती है। अब जैसे रशिया से तो इंस्पिरेशन हम खुद ले रहे हैं, रशिया ने हमसे इंस्पिरेशन ले ली मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो उसके बाद उसकी इकोनॉमी की ट्रेजेक्ट्री आफ्टर disintegrating from the USSR and becoming the Russia as the successor name of USSR, उसकी इकोनॉमी की ट्रेजेक्ट्री एक भारत की इंस्पिरेशन के मॉडल से उभर कर आई। और भारत ने जब अपनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को सजाना संवारना शुरू करा था तो यूएसएसआर का साथ या यूएसएसआर से इंस्पिरेशन हमने ली थी। तो ये चीज है कि कुछ कुछ चीजें मतलब हम दूसरे कंट्री से इंस्पिरेशन लेकर ये सब चीजें कर सकते हैं। आप इसमें एक एग्जांपल अगर इतना पुराना ना देना चाहो या आपको लगे कि आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा ब्रीच हो जाएंगे, आपके पेजेस भर जाएंगे, तो आप एक चीज ये यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो कि हमारे देश के अंदर सरकार को जब ये फील हुआ कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है या नंबर ऑफ जो टैक्सेस हैं दे आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, वी नीड टू रीडिफाइन देम। तो सरकार की जो नजरें हैं वो दो प्रकार के टैक्सेस जो होते हैं उन पे गई। डायरेक्ट टैक्सेस को सरकार ने देखा यस थ्रू या विद द हेल्प ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ मिलकर जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं या टैक्स को नहीं भरते, हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा उनको डरा के या स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाकर डायरेक्ट टैक्स को तो हम वसूल लेंगे। और वो वसूलना मतलब जब मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ वसूलना, तो यहाँ पर कोई दादागिरी नहीं, जितना भरना चाहिए टैक्स और जो इस चीज से बच रहे हैं मैं उसके संदर्भ के अंदर बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट टैक्स को लेकर सरकार वॉज वेरी कूल कि हम चलो कैसे ना कैसे करके इसको बढ़ा लेंगे, इसका रेवेन्यू जो आता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सरकार को जब ये लगा कि इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे देश के अंदर हैं, हर एक स्टेट का अपना खुद का एक मॉडल है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो एक अलग से लिया जा रहा है। फिर बहुत सारे स्टेट की जो एक कंप्लेंट रहती थी जो कि कैग की रिपोर्ट के अंदर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर जब वो टेबल के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर प्रेजेंट करी जाती थी, और मैंने आपको बताया भी था कैग की जब रिपोर्ट आती है तब सरकार की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। तो सरकार को ये लगा, केंद्र सरकार को, कि हमें बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर देना चाहिए कॉमन टैक्स के अंदर। और स्टेट्स की जो ये कंप्लेंट रहती है कि आप कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने से पहले हमसे सहमति नहीं लेते हो या फिर आप अपना रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से हमारे साथ नहीं बांटते हो, केंद्र में जो पार्टी रहती है सरकार में और उसी के रेप्लिका मॉडल सेम पार्टी के जो देश जो स्टेट्स के अंदर जो सरकारें बनती हैं, आप अपने दोस्तों को सपोर्ट कर देते हो। लेकिन मान लो कि कहने का मतलब ये एग्जांपल के तौर पर कि बीजेपी अगर सेंटर के अंदर है जो तो अपोजिशन पार्टी से ब्लेम लगाती थी या बहुत सारे राज्य सरकारी ये ब्लेम लगाती थी कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनको टाइम पर फंडिंग मिल जाती है, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को लटका दिया जाता है, तो उनके वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं वो अटक जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे जो जनता से प्रॉमिस कर रखे होते हैं वो क्या कहते हैं अटक जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, देयर इज नॉट प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, वो प्रिंसिपल कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। फिर आप इलेक्शन के टाइम पर उन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ये दिखा दोगे कि इन सरकारों ने तो आपके लिए काम ही नहीं करा, आप हमें चुनो, और ऐसे करके आप धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में सत्ता में आकर बैठ जाओगे। इस डायलेमा को रिजॉल्व करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कॉमन टैक्स बनाया इनडायरेक्ट टैक्सेस के संदर्भ में, जिसको नाम दिया गया जीएसटी। तो आप जीएसटी का एक रेफरेंस देकर आप ऐसी बातें भी कर सकते हो कि जहां पर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट रिलेटेड ओनली विद द लाइक वॉर सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कम्युनिटीज़ के बीच में जो कम्युनिटी क्लैशेस होते हैं वो वाला कॉन्फ्लिक्ट, या सिविल वॉर वाला कॉन्फ्लिक्ट, या कंट्रीज से कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इकोनॉमिकल ऑल्सो इन नेचर, है ना। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग वन नेशन वन टैक्स लेकर आए, जिसका नाम दिया गया, जिसको 2016 में इंप्लीमेंट करा गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस सीखी डिटेल्ड तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी की। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, और यहाँ पर पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो, छोटा छोटा रेफरेंस उन सबका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। A to Z सभी का तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी इजाद कैसे हुई मध्यकालीन दुनिया के अंदर, प्राचीन दुनिया के अंदर और आधुनिक दुनिया के अंदर, यानी कि एंशिएंट टाइम्स, मेडिवल टाइम्स एंड मॉडर्न टाइम्स के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी कैसे अपना रंग रूप बदलती चली गई,
फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो कि रेनेसा मूवमेंट के बाद लाइमलाइट के अंदर आए, जब एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आई यूरोप के अंदर विच वॉज वेरी पीसफुल मूवमेंट. इट वॉज रेवोल्यूशन ओनली इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एंड रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग. तो तब पॉलिटिकल थ्योरी का स्ट्रक्चर कैसे पूरी तरीके से चेंज हो गया. फिर आगे चलकर आप सीखोगे ये सब कुछ स्टार्ट तो देखो वेस्टर्न दुनिया से ही हुआ था, और इसकी जड़ जो है दैट लाइज इन द एंशिएंट ग्रीस. और फिर बाद में इंस्पिरेशन कैसे मिली इंडिया के लोगों को. तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के संदर्भ में वैसे हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए. पॉलिटिकल थ्योरी एज अ डिसिप्लिन तो देखो वेस्टर्न एक फिलोसफी है, वेस्टर्न एक पार्ट है. एंशिएंट ग्रीस के लोगों का ही वो एक आइडिया था. लेकिन भारत के अंदर भले ये टर्म यूज ना होती है पॉलिटिकल थ्योरी, लेकिन हमारे कौटिल्य जो हैं, जो चाणक्य हैं, उनकी जो ये थ्योरीज हैं ये भी उतनी ही पुरानी है जितनी एंशिएंट ग्रीस की थ्योरीज जो पुरानी है. लेकिन क्योंकि वहाँ पर जब हम बात करते हैं यूरोपियन नेशंस की, उनके पास थ्योरीज के संदर्भ में नंबर ऑफ थ्योरीज या नंबर ऑफ प्रोपोनेंट जो थे थ्योरीज को देने वाले वो अधिक मात्रा के अंदर हैं. तो इसलिए हम मानते हैं कि यूरोप एक वो कॉन्टिनेंट है जहां पर पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल साइंस का बर्थ हुआ. इंडिया के अंदर वो चीज़ प्राचीन भारत के टाइम से ही विटनेस करी जाती थी, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ऐसे टर्म्स को यूज नहीं करा. राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, या राजनीतिक तर्क देना किसी चीज़ का, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस, हमने इन टर्म्स को कभी यूज नहीं करा. लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपे छुपाए नेचर के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती थी. इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर से. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.